लाइव हो गया। टेलीग्राम पे मैसेज डलवा दीजिए। अरे बोलिए, हमको भी टेलीग्राम में ऐड कर दीजिए, एडमिन बना दीजिए कि हम भी मैसेज भेज सके। हम भी कोचिंग में रहते हैं। ये लोग अपना अधिकारों नहीं मांगता, अपना अधिकार मांगिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप जी रहे हैं, कोनो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं ना। कैसा रहा आपका पर्व? सब अच्छा रहा? हाँ। चलिए ठीक है, अच्छा रहा तब पर भी ठीक है, नहीं अच्छा रहा तब पर भी ठीक है, हर स्थिति में ठीक। अब देखिए क्या पढ़ा रहे थे, भूल गए, हम अपने भूल गए। क्या पढ़ा रहे थे? इतिहास पढ़ा रहे थे। और कौन चीज खत्म हो गया था? 1857 की क्रांति। यानी कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे थे, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे थे, अच्छी बात है। और स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाने का डिसीजन इसलिए लिए थे क्योंकि जब क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस किए तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से देखने को मिले थे। इसी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ाने का डिसीजन लिए थे। हम आपको इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे हैं। फिर बिट्टू झा सर क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और हाँ, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ठीक है। खत्म नहीं हुआ है? नहीं हुआ खत्म, ठीक है। तो इसके बाद और जो है मैथ रीजनिंग वाले सर तो वो अपना देख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। आपका फॉर्म भरने का डेट जो है 11 दिसंबर तक है, संभवतः 11 दिसंबर। फॉर्म और भरे आप लोग? नहीं भरे हैं तो जल्दी अब भर दीजिए। अब तो लास्ट टाइम आने वाला है, हमको लगता है अब लास्ट टाइम आने वाला है। लास्ट में साइट थोड़ा स्लो भी काम करता है, तो अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरने में एकदम सतर्कता बरतिए। फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। यह बात हम क्यों बोल रहे हैं? यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं, पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। कोई बच्चा फॉर्म भरने में गलती कर दिया था। फॉर्म भरने में, अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कि उसने गलती क्या किया। फॉर्म भरने में गलती कर दिया और फिर हुआ क्या, वो परीक्षा दिया, परीक्षा में पास भी किया, उसका मेरिट भी बना, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको छांट दिया गया। तो फिर वो बच्चा पटना हाईकोर्ट में केस किया। तो केस का जो डिसीजन आया, केस का डिसीजन उस लड़का के पक्ष में नहीं आया, बल्कि पटना हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि जो बच्चा, जो छात्र फॉर्म तक सही से नहीं भर सकता है, उससे हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि उसे जो काम दिया जाएगा वह अपने काम का निर्वहन सही से करेगा। पटना हाईकोर्ट का ये टिप्पणी है, पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। मतलब पटना हाईकोर्ट यह कहते हुए उसके उम्मीदवारी को खत्म कर दिया कि आप जब फॉर्म सही से नहीं भर सकते हैं तो आपको हम सरकार के अधीन जो कामकाज देंगे उसको आप सही से करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम आपकी उम्मीदवारी को रद्द करते हैं। और इसको अन्य केसों में भी आधार बनाया जा सकता है। तो इसलिए फॉर्म भरने में एकदम सतर्कता बरतिए।
अच्छे साइबर कैफे वालों से मिलकर फॉर्म फिलअप कीजिए, किसी से भी फॉर्म फिलअप अपना मत करवा लीजिए। सबसे पहले स्वयं समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन टाइम जाएगा ये सब करने में, लेकिन फॉर्म जो है सही से भरना है, ठीक है। अब पढ़ाते हैं और जो है आपको क्लास अब कंटिन्यू होगा। और बिहार एसएससी का हमेशा इतिहास रहा, बिहार एसएससी का इतिहास बहुत बुरा है और बोर्ड की तुलना में। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड, केंद्रीय अवर निरीक्षक बोर्ड, बिहार एसएससी बोर्ड, सब बोर्ड की तुलना में बिहार एसएससी बोर्ड का जो रेपुटेशन रहा है बहुत गड़बड़ रहा है। इसका परीक्षा कभी भी समय पे नहीं हुआ है, कभी नहीं। आप इतिहास पलट करके देख लीजिए, कभी नहीं हुआ है। और जहां तक बिहार एसएससी के परीक्षा का सवाल है, तो हमको नहीं लगता है लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला है, हमको नहीं लगता है। हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि जब लोकसभा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर पूरा सरकारी तंत्र जो है चुनाव में व्यस्त हो जाएगा, और जब पूरा सरकारी तंत्र चुनाव में व्यस्त हो जाएगा तो एग्जाम करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ गए। अब देखिए कब होता है कब नहीं होता है, खैर परीक्षा जब भी हो उससे मतलब नहीं है। हमें अपने तैयारी को दिन प्रतिदिन के हिसाब से बेहतर करते जाना है। और बार बार हम बोल रहे हैं, आप अभी से रिवीजन करते जाएं, कुछ चीज अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। आप देखिए कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा अभी से आपको, समझ गए। क्योंकि बिहार दरोगा बैच के विषय में आप पता कीजिएगा, 4 बैच है टोटल, 3 बैच का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, सिलेबस खत्म हो चुका है। अब उन लोगों को रिवीजन करवाएंगे, हो सकता है रिवीजन में नाइट क्लास लगवाए, समझ गए। तो रिवीजन करवाएंगे, अब उन लोगों को सब चीज पढ़ा दिए, याद करवाएंगे। क्लास में तो ऐसे हम याद करवा ही देते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। जो करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन उस बैच के विद्यार्थी के आधार पर कुछ बात हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ डिसीजन अभी ले लीजिए। अभी आप शैशव अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, अभी आपका बचपना है। बचपना है मतलब बैच के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, बैच के संदर्भ में बोल रहे हैं। आप बच्चा थोड़े हैं महाराज, आप बच्चा न है, बैच के संदर्भ में बोल रहे हैं, बैच के संदर्भ में। देखिए बच्चा तब तक बच्चा रहता है जब तक उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, और आजकल के बच्चा में सोचने की क्षमता हमको लगता है 6ठा-7वां क्लास के बाद अच्छे से आ जाता है, तरीके से आ जाता है सोचने की क्षमता। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे हम लोग का जो जनरेशन था उसमें हमको लगता है सोचने की क्षमता 8-9 के बाद आता था, जैसा कि हमको लग रहा है, हो सकता है हम गलत हो। तो हमारे आसपास में एक लड़का रहता है 5 या 6 में पढ़ता है, वो सब समझता है कि लव किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, और वो सब जो है स्कूल में लड़की से लव उब करने लगा है, समझ गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि 5वां-6ठा क्लास से अब आज के बच्चा को जो है सोचने का क्षमता हो जाता है, समझ गए। तो ठीक है, तो अभी जो है आप बाल्यावस्था में हैं, अभी आपको डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? कुछ डिसीजन सख्ती से लेना है। देखिए हम तीनों दरोगा बैच में बोले हैं, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता है। तो ये बात हम आपको भी बोलना चाहते हैं। एक डिसीजन लीजिए, डिसीजन ये लीजिए कि आपको बिहार एसएससी करना है या नहीं करना है। दूसरा डिसीजन ये लीजिए कि आपको हमसे पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, या सेल्फ स्टडी करना है। ये बाद में पछतावा नहीं रह जाए कि फलना जगह पढ़ते तो हो जाता, अगर सेल्फ स्टडी करते तो हो जाता। ये नहीं होना चाहिए।
परीक्षा का जब डेट आ जाएगा तो ये चीज आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर आपको डिसीजन लेना है। देखिए, टीचर का कर्तव्य होता है, क्या पता है? टीचर का कर्तव्य होता है आपका सही मार्गदर्शन करना, जो कि हम लोग करते हैं। बाद बाकी लोग क्या करते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर सही मार्गदर्शन नहीं करते तो ये बात हम आपको कभी नहीं बोलते। और अगली बात, सिर्फ जीएस पे काम करना है या मैथ रीजनिंग दोनों पे काम करना, ये भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और यहां पर हम आपको डिसीजन दे देते हैं, आपको सिर्फ जीएस नहीं मैथ रीजनिंग पर भी काम करना होगा, क्योंकि 50-50 है। बिहार दरोगा वाली बात ना है कि 95 गो जीएस 5 गो मैथ रीजनिंग, अब मेंस में 80 गो जीएस 20 गो मैथ रीजनिंग। बिहार दरोगा वाली बात नहीं है यहां पे। ये बिहार एसएससी है। 50% मैथ रीजनिंग, 50% जीएस। आप मैथ रीजनिंग को स्किप नहीं कर सकते हैं। आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप मैथ रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीएस आपका बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो जीएस स्ट्रांग है, खैर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, 20 गो मैथ रीजनिंग में 16, 17, 18 हम बना करके आ जाते हैं कॉमन सेंस के आधार पर। सिर्फ जोड़ घटाओ गुना भाग। इंजीनियरिंग में तो बहुत हाई लेवल का हम मैथ पढ़े हुए हैं। यही है, थोड़ा मेरा मेथड लेंदी होता है लेकिन सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, समझ गए? अभी भी उतना कंसेप्ट है मैथ रीजनिंग में भी, तो मेरा रिजल्ट हो जाता है। लेकिन रिजल्ट में मैथ रीजनिंग का हम अहम रोल नहीं मानते, जीएस का दरोगा परीक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं। लेकिन बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग का अहम रोल है। अगर आप मैथ रीजनिंग को स्किप करेंगे, रिजल्ट आपको स्किप कर देगा। तो यहां पर तो हम ही आपको डिसीजन बता दिए कि मैथ रीजनिंग को स्किप किसी सिचुएशन में नहीं करना है। और जीएस और मैथ रीजनिंग में क्या होता है जानते हैं? मैथ रीजनिंग अगर कंसेप्ट है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, बनाइएगा तो सही होगा। लेकिन जीएस में अनिश्चितता की स्थिति होती है, आपका सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। बिहार एसएससी में हमने देखा है, मेरिट प्रीलिम्स मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार एसएससी परीक्षा में हमने देखा है मेरिट उस छात्र का बना है जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है और जीएस एवरेज है। यह सत्य बात है, उसका मेरिट बना है। तो अगर आप चाहते हैं मेरिट बनाना तो मैथ रीजनिंग पर जमकर काम करना होगा, जीएस पर भी आपको जमकर काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? और जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ याद करने वाला टॉपिक सब डिनोट करवाए होंगे हम आप, तो वो जो याद करने वाला टॉपिक है, अब हम लोग टाइम नहीं खपाएंगे, बल्कि अब हम लोग याद करने वाले टॉपिक को भी जो है सने सने या धीरे धीरे करते जाएंगे, याद करने वाले टॉपिक को भी। क्योंकि अचानक अगर याद करेंगे तो फिर हो सकता है नहीं हो पाए, लेकिन अभी से धीरे धीरे अगर याद करेंगे तो हमको लगता है बहुत बेहतर होगा। समझ गए? बेहतर होगा। तो याद कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे, हर चीज़ को देखते जाएंगे। और देखिए, मेरा जब हम स्टूडेंट थे, 100% स्टूडेंट थे, विशुद्ध रूप से स्टूडेंट थे 2017 से पहले तक, मेरा जो स्ट्रेटजी होता था, जो भी, जैसे हम 2016-17 में बीपीएससी में पूरी तरीका से घुसे हुए थे, मतलब पूरी तरीका से बीपीएससी को अपने आप को समर्पित कर दिए थे, तो सबसे पहले जब जगते थे ना, हम बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखते थे। सबसे पहले जगने के साथ क्वेश्चन बैंक देखते थे। और क्वेश्चन बैंक जानते हैं डेली एक नया सीख देता था हमें। क्वेश्चन बैंक डेली एक नया सीख देता था। क्वेश्चन बैंक को इतना देखे थे कि उस टाइम हमको याद हो गया था कि फलना क्वेश्चन फलना बीपीएससी में पूछा है। कभी कभी आप पूरा क्लास कीजिएगा तो हम बोल देंगे फलना क्वेश्चन फलना बीपीएससी में पूछा है। ये सब आज का नहीं है, 2016-17 के मेहनत का ही नतीजा है ये। समझ गए? हमको याद हो गया तो फलना क्वेश्चन फलना बीपीएससी में, फलना क्वेश्चन फलना बीपीएससी में पूछा है। तो आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना,
इंटर स्तरीय है। किसी भी पब्लिकेशन का, मेरा बुक आने में थोड़ा देरी है, आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेकर के क्वेश्चन बैंक को डेली देखिए, वो चीज डेली आपको कुछ ना कुछ देगा। देखिए जैसे नया नया प्यार होता है, डेली बात करना एकदम जरूरी है। अगर नया प्यार में डेली बात नहीं कीजिएगा तो खाना आपका नहीं पचेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आप बिहार एसएससी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो डेली बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक आप देखिए। हम अपना अनुभव ये साझा कर रहे हैं, बहुत कुछ देता है जी क्वेश्चन बैंक, बहुत कुछ सिखाता है। हम पागल हैं कि हम हर बैच में सबसे पहले बोलते हैं क्वेश्चन बैंक कीजिए, क्वेश्चन बैंक कीजिए, और विद्यार्थी पागल होकर के क्वेश्चन बैंक करता है। कुछ ना कुछ रीजन है तब ना हम क्वेश्चन बैंक करवाते हैं जी। तो क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन बैंक ही है। क्वेश्चन बैंक पे जिस रोज पकड़ आ गया ना, उस रोज बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। आपके दिमाग में नाचते रहेगा कौन टॉपिक करना है, कौन टॉपिक नहीं करना है। जब दिमाग में यह बात आ गया कौन टॉपिक करना है, कौन टॉपिक नहीं करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सब चीज कर सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए क्वेश्चन बैंक डेली देखिए, यह सब मेरा सलाह है। अब आइए पढ़ते हैं, और आधुनिक का नोट जो है आपको अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन में, आज या कल में अपलोड कर देंगे। आज ही कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे। ध्यान में नहीं था क्या पढ़ा रहे, एकदम भूल गए थे, समझ गए, इसलिए नोट अपलोड नहीं हुआ है। अब याद आ गया है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको। बैच बहुत सारा रहता है, तो आज या कल, आज ही अपलोड करवा देंगे शाम तक, या कल अपलोड करवा देंगे। और ऑफिस में भी अवेलेबल रहेगा, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको डलवा देंगे, आप ले लीजिएगा, अपना निकाल लीजिएगा किसी भी फोटो स्टेट के दुकान से या ऑफिस से, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक सूचना टेलीग्राम पे नहीं जाएगा, जब तक टेलीग्राम पे सूचना नहीं जाएगा तब तक आप मत लीजिएगा, क्योंकि नोट में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। पुराना नोट है, हो सकता है नोट बेचने वाला वो पुराना नोट दे दे, समझ गए। तो इसलिए जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, और भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 से 1947, 1857 से 1947, ये जो कालखंड है, ये कालखंड स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड। बहुत दिन के बाद मिले थे इसलिए सोचे थोड़ा बात कर लेते हैं, तो बतिया रहे थे, समझ गए। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ गए। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में एक चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है, वह चैप्टर है 1857 ईस्वी का विद्रोह, और उस चैप्टर को हम खत्म भी कर दिए थे, खत्म कर दिए थे ना, खत्म कर दिए थे। तो उस चैप्टर को हम खत्म कर दिए थे, तो घर पे रिवीजन और किए थे। अभी पूरा विद्यार्थी नहीं आया है, नहीं हो लॉज में 100% नहीं आया है, हाँ नहीं आया है। लड़की लोग में भी हमको लग रहा है नहीं आई है जी, आ जाएगी। बात है कि इसके बाद लास्ट छुट्टी है ना जी, साल का ही लास्ट छुट्टी है। इसके बाद फिर अगले साल में छुट्टी मिलता है, लंबा छुट्टी, होली का समझ, लंबा छुट्टी होली का। तो इसलिए जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी में क्या है, वो घर जाएगा ना तो बहुत कुछ उसके दिमाग में आता है। कौन जनरल कंपटीशन में नौकरी तो 4-5 साल में लगे, कौन हड़बड़ी है, समझ गए। आराम से आएगा वो, सब चीज निस्तार उस्तार करके, समझ गए। तो वो सोच रहा होगा कि अब सोमवार से ही क्लास होगा, ठीक है, सोमवार से पढ़ेंगे, जबकि ये सब गलत है। जिस रोज से क्लास खुले उस रोज से उपस्थित होना चाहिए, समझ गए। तो हम लोगों को 1857 के विद्रोह को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए, बताइए। पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? पीर अली। आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कौन सी नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाहियों ने किया था? 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री, 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री। मंगल पांडे का संबंध कौन नेटिव इन्फेक्ट्री से था?
34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री, 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। समझ गए? तो एक बार फिर से बताइए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन। कौन सी पुस्तक की रचना उन्होंने की है? 1857। 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर। किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? डिजराइली। किसने? डिजराइली। किसने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध कहा? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। इसके बाद आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन को लेकर कौन सा आयोग गठित हुआ? पील कमीशन आयोग। पील कमीशन आयोग। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह के बाद जो हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, वह टॉपिक होता है 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, 19वीं 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इस सुधार आंदोलन से राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नेरोजी, सर सैयद अहमद खां, श्री नारायण गुरु, विवियन डेरेजियो, श्रीमती एनी बेसेंट, मैडम वोलाटवस्की और कर्नल आलकाट, महादेव गोविंद रानाडे, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी का संबंध 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से है। 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से है। इन लोगों का नाम हम लोग क्यों याद रखते हैं? इन लोगों का नाम हम लोग क्यों याद रखते हैं? क्यों याद रखते हैं इन लोगों का नाम? इन लोगों के विषय में हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्यों याद रखते हैं इन लोगों का नाम? देखिए, इन लोगों ने, यानी जिनका भी नाम हमने लिया है अभी तुरंत, इन लोगों ने भारत के लोगों को जागरूक किया, भारत के आम लोगों को जागरूक किया। जैसे शिक्षक क्या करता है? स्टूडेंट को जागरूक करता है। देखिए, एक बात आप याद रखिए, रिजल्ट आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता ना, तो एक ही टीचर से पढ़ने वाला हर छात्र सफल होता। एक ही टीचर से पढ़ने वाले वे छात्र सफल होते हैं जो टीचर के बातों को मानता है और शिद्दत से मानता है, 100% मानता है। तो आप हमारी बातों को 100% मानिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। ये नहीं कुछ बात माने कुछ बात नहीं माने, तब मजा नहीं है, तब दिक्कत है। समझ गए? बिहार दरोगा बैच में हजारों विद्यार्थी को पढ़ाए हैं। 1000 विद्यार्थी मेरा बात थोड़े माना है, नहीं माना है। उसमें से मुश्किल से 20% विद्यार्थी मेरा बात माना, 20 से 30%, या मैक्सिमम होगा तो 40%। उससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं माना है बात। क्योंकि जब कोई होमवर्क देते हैं, हाथ उठा करके पूछते हैं, तो देखते हैं कि 30-40% हाथ उठाता है, बाद बाकी हाथ गिरले रहता है। माँ कसम दे करके पूछते हैं, बोलते हैं माँ कसम होमवर्क किए हैं या नहीं किए हैं, तो माँ कसम दे देते हैं, बोलेगा तो सही हूँ, तो उसी आधार पर बोल रहे हैं। समझे? तो जो ये राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, इन लोगों को हम लोग याद इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियां
बुराइयां को दूर करने का काम किया। भारतीय समाज में फैली कुरीतियां और बुराइयों को दूर करने का काम किया। भारतीय समाज में कौन सी कुरीतियां फैली हुई थी? भारतीय समाज में सती प्रथा फैला हुआ था, कुरीति थी, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, ठगी प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा, शिशुबद्ध प्रथा, ये सभी प्रथाएं फैली हुई थी। ये सभी कुप्रथाएं थी, ये सभी कुप्रथाएं थी। इन कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु प्रयास राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इन लोगों ने इन प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने इन प्रथाओं को समाप्त भी किया। इन लोगों ने इन प्रथाओं को समाप्त भी किया। एक तो इसलिए पढ़ते हैं, दूसरा रीजन यह है कि इन लोगों को इसलिए भी हम लोग पढ़ते हैं, इन लोगों को इसलिए भी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि लोगों को, देश की जनता को अंग्रेजों को लेकर जागरूक इन लोगों ने किया है। भारत किसका गुलाम था? भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत जो कि अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा था, हम भारतीयों का शोषण कर रहा था। अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कर रहा था, इस बात के प्रति जागरूक हमें दादा भाई नेरोजी ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इन लोगों ने हमें जागरूक किया कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है, हमें अंग्रेजों के शोषण से बचना है, हमें अंग्रेजों के शोषण से बचना है, शोषण से बचना है। कैसे बचना है? क्या उपाय करेंगे? कैसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है? तो इन सभी बातों को लेकर इन लोगों ने जागरूक किया हमें। यही सब कारण है कि इन लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, जो तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, उसको दूर करने को लेकर सर्वप्रथम आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल के क्षेत्र से हुई। और बंगाल के क्षेत्र से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का पिता, आधुनिक भारत का पिता, इन सभी उपनामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन सभी उपनामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय विशुद्ध तौर पर हिंदू थे, मतलब 100% हिंदू थे। जैसे राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में फैली कुरीतियां और बुराइयां को दूर करने को लेकर बंगाल के क्षेत्र से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किया, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म, इस्लामी समाज में फैली कुरीतियां और बुराइयां को दूर करने को लेकर सर सैयद अहमद खान ने आंदोलन की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान ने आंदोलन की शुरुआत की।
जिस कारण सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज और इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज और इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को इतिहास जो याद करता है उसका सबसे बड़ा रीजन है सती प्रथा का उनके द्वारा अंत करवाया जाना। सती प्रथा का उनके द्वारा अंत करवाया जाना, इसी को लेकर इतिहास सबसे ज्यादा राजा राम मोहन राय को याद करता है। और राजा राम मोहन राय से पहले भी सती प्रथा का अंत किया गया है। राजा राम मोहन राय से पहले भी सती प्रथा का अंत किया गया है। तो राजा राम मोहन राय से पहले किसने सती प्रथा का अंत किया है? राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा का अंत पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय अल्बुकर्क ने किया था। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय अल्बुकर्क ने किया था। अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के पद पर रहा था। यही कारण है कि अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है या अग्रगामी भी कहा जाता है। अब बार बार हम यहां पर बोल रहे हैं सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा। मैक्सिमम लोग सती प्रथा जानते होंगे क्या है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो जानिए सती प्रथा क्या है। देखिए हमारे समाज में क्या था, जो हमारा समाज था पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। यानी समाज में पुरुषों का वर्चस्व होता था। सब डिसीजन पुरुष लिया करते थे परिवार में, समाज में सब डिसीजन पुरुष लिया करते थे। जैसे आप अभी भी देखिए गांव घर में अगर दो परिवार के बीच मारपीट झगड़ा होता है, पंचायती होता है, पंचायती कौन करता है? पुरुष समाज करता है। महिला करती है? नहीं करती है, पुरुष समाज करता है। यही तो पुरुष प्रधानता है, यही तो पितृसत्तात्मक समाज है। और क्या है? और कुछ नहीं है। जबकि यह बात कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पंचायती होगा तो पुरुषे करेंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से 20 साल पहले चले जाइएगा, 20-25 साल पहले चले जाइएगा, आज से सुदूर इलाका में, सुदूर इलाका की बात कर रहे हैं। सुदूर इलाका मतलब जो कम विकसित क्षेत्र है, एकदम शुद्ध देहात, विशुद्ध रूप से देहात, 100% देहात, 100% देहाती इलाका, 100% देहाती इलाका। जो देहाती इलाका होता था, वहां पर महिला अभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी भी। लेकिन अब तो मोबाइल क्रांति जो है ना बहुत कुछ कर दिया है। मोबाइल क्रांति जब से मोबाइल आया है, समझ गए। खैर अच्छी बात भी है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। और इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है जानते हैं? महिला हिंसा और भागम भाग। फलना लड़का फलनी लड़की को लेकर भाग गया, फलनी लड़की फलना लड़का को लेकर भाग गया। ये सब नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, कोई भी चीज आता है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, समझ गए। तो जो है होता क्या था, पुरुष प्रधान समाज में यह मान्यता थी कि अगर किसी स्त्री के पति का देहांत हो गया है, किसी स्त्री के पति का देहांत हो गया है, तो उस स्त्री को अब जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। उस स्त्री को उसके पति के लाश के साथ ही जला दिया जाता था।
पति के लाश के साथ जला दिया जाता था। मतलब जिंदा औरत को मार दिया जाता था। और किसी भी भारतीय धर्म ग्रंथ में, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में या किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में यह बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पति के मरने पर पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाएगा। ना हिंदू धर्म ग्रंथ में है, ना इस्लामी धर्म ग्रंथ में है, ना सिख धर्म ग्रंथ में है, ना ईसाई धर्म ग्रंथ में है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह बात नहीं है। ये एक परंपरा थी जिसकी शुरुआत भारतीय समाज में हो गई, जिसकी शुरुआत भारतीय समाज में हो गई और ये लगातार चलने लगा, लगातार चलने लगा। और ये प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल तक अस्तित्व में रहा। और विशेष तौर पर यह प्रथा हिंदू समाज में प्रचलित था। हिंदू समाज में विशेष तौर पर यह प्रथा प्रचलित था। हिंदू समाज में राजा राम मोहन राय का भाई था जगमोहन राय। राजा राम मोहन राय का भाई था जगमोहन राय। और जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। जब राजा राम मोहन राय के भाई, बड़े भाई जगमोहन राय का निधन हुआ, तो जगमोहन राय के निधन होने के बाद जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी को जगमोहन राय के साथ ही जिंदा जला दिया गया। और देखिए, भाभी मां समान होती है, बड़ी भाभी मां समान होती है। राजा राम मोहन राय को अपनी भाभी अलका मंजरी से बहुत लगाव था। राजा राम मोहन राय की भाभी अलका मंजरी को जब जिंदा जलाया गया, जब यह सब हो रहा था, तो राजा राम मोहन राय विरोध कर रहे थे। लेकिन उनके विरोध के बावजूद उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा, सती होना पड़ा, सती होना पड़ा। राजा राम मोहन राय इससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। और फिर उन्होंने यह तय किया कि उन्हें सती प्रथा का अंत करना है, उन्हें सती प्रथा का अंत करना है, उन्हें सती प्रथा का अंत करना है, अंत करना है। और फिर राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दिए और उसमें वे सफल भी हुए। और फिर अंग्रेजों ने कानून बनाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर कोई सती प्रथा को बढ़ावा देते हुए मिलेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अंग्रेजों ने कानून बनाया, अंग्रेज सख्ती से पेश आए। और बात अगर सती प्रथा की करेंगे, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास अकबर जैसे मुगल बादशाह ने किया था। लेकिन जब अकबर सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, तो अकबर तो मुस्लिम शासक था और सती प्रथा हिंदू समाज में प्रचलित था। सब हिंदू अकबर के विरोध में आ गए। अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं अकबर को समझाया था, अगर भारत का बादशाह बनकर रहना है तो हिंदुओं से मिलकर रहना। हुमायूं के पिताजी बाबर, अब बाबर हुमायूं को समझाया था कि अगर भारत का बादशाह बनना है तो हिंदुओं से मिलकर रहना, गाय का मांस नहीं खाना, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है। और भारत आज से नहीं, आज भारत में हिंदू आबादी ज्यादा नहीं है, आज से भारत में हिंदू आबादी ज्यादा नहीं है, प्राचीन काल से भारत में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। प्राचीन काल से, शुरू से, स्टार्टिंग से हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। आज भी भारत में 79.8%, यानी 100 में 80 को लोग हिंदू है, 100 में 80 लोग हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में।
ये कौन बात है बताइए? हैं? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। मास्टर हम है, जानिएगा आप। 79.8% 2011 का आंकड़ा हम बोल रहे हैं। 2011 का आंकड़ा धर्म आधारित आंकड़ा जो 2015 में प्रकाशित हुआ है, 79.8% मतलब 80। मुसलमान है 14.2, 14.2 मुसलमान है, 14.2 मतलब 14 लोग हैं, यानी 100 में 14 गो लोग मुस्लिम हैं, 80 गो लोग हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरा में। ये सब राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। कोई खतरा में न हिंदू खतरा में, न मुसलमान खतरा में, न सिख खतरा में। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समझ गए? चलिए, तो सती प्रथा कुछ दिमाग में गया, ये बात है। अब यहां पर कुछ चीजों को आप लिखिए, तो लिखिए, तो नोट मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। लिखिएगा, लिखिएगा। हाँ, क्या लिखिएगा? हाँ, हेडिंग मारिए चैप्टर 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 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 एक बात और समझिए यहां पर थोड़ा सा, देखिए, समझिएगा चीजों को। समाज में जानते हैं, आज वर्तमान में आप जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान की चीजों को आप अच्छे से समझिएगा। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए स्थिति में कौन है? एससी और एसटी समुदाय के लोग, यानी दलित समाज के लोग या निम्न जाति के लोग पिछड़े हुए हैं। और निम्न जाति के लोगों के साथ साथ महिला भी समाज में पिछड़ी हुई है। अगर महिला पिछड़ी हुई नहीं होती तो हमारी कुल आबादी का लगभग 50% पुरुष है, 50% महिला है। अगर महिला पिछड़ी हुई नहीं होती तो क्लास में 50% लड़का होता, 50% लड़की होती। क्या क्लास में 50% लड़का 50% लड़की है? नहीं है। सिर्फ ये क्लासरूम, फिर ऊपर वाले क्लासरूम, फिर ऊपर वाले क्लासरूम, यो क्लासरूम भरने 50% लड़की है नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आज भी लड़की पिछड़ी हुई है समाज में। तो दलित जाति के लोग और महिला, ये दोनों वर्ग समाज में शुरू से पिछड़ा हुआ है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से पिछड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता की शुरुआत से पिछड़ा हुआ है। और शोषण भी यही दो वर्ग के लोगों का समाज में शुरू से लेकर आज तक होता हुआ आया है। निम्न जाति या दलित जाति के लोगों का शोषण हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आए, निम्न जाति के लोगों को बहुत कुछ अधिकार देकर के चले गए। तो समाज में आज भी ये दो वर्ग पिछड़ा हुआ है। भले सरकार इस बात को नहीं माने, लेकिन सच्चाई है ये हमारे समाज की। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक निम्न जाति के लोग या दलित जाति के लोग और महिला समाज में पिछड़ा हुआ स्थिति में रहा है। शोषण भी इसी दो वर्ग के लोगों का हुआ है। तो
इन दोनों वर्गों के लोगों का उत्थान कैसे हो, इसको लेकर के महात्मा बुद्ध भी प्रयास किए थे। इसको लेकर महात्मा बुद्ध भी प्रयास किए हैं कि निम्न जाति के लोगों का उत्थान कैसे हो, महिलाओं का उत्थान कैसे हो। महात्मा बुद्ध भी इसको लेकर प्रयास किए हैं। और एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस दो वर्ग के लोगों को अपने धर्म में जोड़कर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता महिला और निम्न जाति के लोग। महिला और निम्न जाति के लोग। एसएससी सीजीएल का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ये दो वर्ग समाज में पिछड़ा हुआ स्थिति में था। तो यहां पर जो हम आपको हेडिंग मरवाए हैं 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था वह नारी केंद्रित था। नारी के साथ जो समस्या था, महिला के साथ जो समस्या था, महिला के साथ समस्या किस चीज को लेकर था, तो महिला के साथ समस्या सती प्रथा को लेकर था, महिला के साथ समस्या पर्दा प्रथा को लेकर था, महिला को लेकर समस्या बाल विवाह प्रथा को लेकर था। तो जो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था वह नारी केंद्रित था। मतलब 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी को उसका अधिकार देने को लेकर चलाया गया था। नारी को, महिला को उसका अधिकार देने को लेकर चलाया गया था। मतलब सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर चलाया गया था, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने को लेकर चलाया गया था, शिशुवध प्रथा को समाप्त करने को लेकर चलाया गया था 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बाल विवाह प्रथा यानी कम उम्र में विवाह का हो जाना, शिशुवध प्रथा यानी पता चला बेटी हुई, जन्म होते उस बच्चा को मार देना, जन्म होते बच्चा को मार देना। अगर लड़की है तो जन्म होते बच्चा को मार देना। और यह लगभग हर समाज में प्रचलित था, लेकिन राजपूत समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित था। राजपूत समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित था शिशुवध प्रथा। मतलब जन्म लेते ही अगर बेटा है तो ठीक है, अब बेटी है तो मार दिया जाता था। तो इस सब को समाप्त करने को लेकर 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला। फिर जो 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है यह निम्न जाति केंद्रित था। निम्न जाति के लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला है। अब निम्न जाति के साथ समस्या क्या था? तो निम्न जाति के साथ समस्या यह था कि निम्न जाति के हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। निम्न जाति के लोगों के साथ अग्री जाति के हिंदू छुआछूत की भावना रखते थे, छुआछूत की भावना रखते थे। निम्न जातियों के साथ उच्च जाति के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। तो निम्न जाति के लोगों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इसमें श्री नारायण गुरु हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है निम्न जाति के लोगों को हक और अधिकार दिलाने में। निम्न जाति के लोगों को हक और अधिकार दिलाने में ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री नारायण गुरु और थोड़ा बहुत योगदान महात्मा गांधी का भी रहा है। थोड़ा बहुत योगदान महात्मा गांधी का भी रहा है। महात्मा गांधी ने ही दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर 8 जनवरी 1933 को, संभवतः 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया, मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया। और हमको लगता है कोई मूवी है मांझी जी पर है, दशरथ मांझी पे है, उसमें इस बात का जिक्र एक्टर किया है कि अब तो हम लोगों को समान अधिकार मिल गया है। और अग्री जाति के लोगों से जो है बात उत कर रहा था, शरीर में सट उठ रहा था। शहर से आया था वो एक्टर, जो भी एक्टर हो, अब उतना ध्यान में नहीं रहता है।
तो उसके साथ मारपीट किया गया था। देखे हैं मूवी? वो अच्छी मूवी है वो, देखिएगा। हमारे समाज में उस प्रकार का चीज होता था पहले, सत्य बात है वो, सत्य बात है। और जो दशरथ मांझी मूवी है वो सत्य पर आधारित है, समझ गए, सत्य पे आधारित है, समझे। तो थोड़ा बहुत योगदान गांधी जी का भी रहा है। और गांधी जी हरिजन यात्रा निकाले थे, गांधी जी हरिजन यात्रा निकाले थे। गांधी जी हरिजन कहते थे निम्न जाति के लोगों को, दलित जाति के लोगों को गांधी जी हरिजन कहते थे। पहले उसे गिरिजन कहा जाता था, लेकिन गांधी जी गिरिजन के स्थान पर हरिजन शब्द का प्रयोग किए, हरिजन शब्द का प्रयोग किए। तो ये सब जो है ना, इस चैप्टर का पृष्ठभूमि है। जैसे बिल्डिंग बनाना है, सबसे पहले बेस तैयार कीजिएगा ना। जितना मजबूत बेस होगा उतना महल ठोक सकते हैं, और जितना कमजोर बेस होगा उतना दिक्कत है। तो ये इस चैप्टर का बेस हमने आपको बतलाया है, पृष्ठभूमि हमने आपको बतलाया है। और पृष्ठभूमि के बाद अब इस पर बिल्डिंग ठोकेंगे आगे। मतलब आगे राजा राम मोहन राय के विषय में जानेंगे, स्वामी विवेकानंद के विषय में जानेंगे, दयानंद सरस्वती के विषय में जानेंगे। तो पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आप लिखिए, अब यहां पे थोड़ा लिखा हुआ रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, लिखिएगा। भारतीय समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय समाज में सती प्रथा, सती प्रथा कोमा, भारतीय समाज में सती प्रथा कोमा, बाल विवाह प्रथा कोमा, बाल विवाह प्रथा कोमा, शिशुबद्ध प्रथा, शिशुबद्ध प्रथा, शिशुबद्ध प्रथा, कोमा, कोमा, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, इत्यादि प्रचलित था। इन कुप्रथाओं को ही, इन कुप्रथाओं को ही इन कुप्रथाओं को ही समाप्त करने को लेकर 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 समाप्त करने को लेकर बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से, यहां जो बंगाल लिखे हैं ना, बंगाल को हाईलाइट कर दीजिएगा या रेकरिंग मार दीजिएगा। मतलब ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई है। बंगाल को रेकरिंग कर दीजिएगा या हाईलाइट कर दीजिएगा। कुप्रथाओं को ही समाप्त करने के लिए, समाप्त करने को लेकर, समाप्त करने को लेकर बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से 19वीं 20वीं सदी के बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्र से 19वीं 20वीं सदी के, बंगाल के क्षेत्र से 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन
की शुरुआत, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय, इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय, इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय को रेकरिंग कर लीजिएगा, ये भी बात याद रखना जरूरी है, हाईलाइट कर लीजिएगा या रेकरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय को जाता है, इसलिए 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 उन्हें इसलिए उन्हें इसलिए उन्हें सुधार आंदोलन का पिता, इसलिए उन्हें सुधार आंदोलन का पिता, इसलिए उन्हें सुधार आंदोलन का पिता, सुधार आंदोलन का पिता, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का पिता कोमा कोमा, सुधार आंदोलन का पिता कोमा, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा कोमा, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत कोमा, नव जागरण का अग्रदूत कोमा, नव जागरण का अग्रदूत कोमा कोमा, नव जागरण का अग्रदूत कोमा, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, कोमा, आधुनिक भारत का पिता कोमा, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, प्रवर्तक, इत्यादि उपाधि से, इत्यादि उपाधि से, इत्यादि उपाधि से नवाजा गया है। इत्यादि उपाधि से नवाजा गया है, इत्यादि उपाधि से नवाजा गया है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था, नारी केंद्रित था। तो वहीं 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। तो वहीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था, निम्न जाति केंद्रित था, निम्न जाति केंद्रित था, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय,
ठीक है। राजा राम मोहन राय, समझिएगा आप। देखिए, जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के जन्म को लेकर विवाद है। कुछ स्रोत लिखता है इनका जन्म 1772 में हुआ, कुछ स्रोत लिखता है इनका जन्म 1774 में हुआ। लेकिन स्पेक्ट्रम जैसे बुक, विकिपीडिया जैसे सोशल साइट, इनका जन्म संभवतः 1772 ही लिखता है, 1772 ही लिखता है। हम 1772 ही बतलाते हैं, हम अपने नोट में भी संभवतः 1772 ही दिए हैं, क्योंकि अधिकतर सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स 1772 ही मानकर चलता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर नामक शहर में हुआ था। राधा नामक नगर शहर में हुआ था। 22 मई 1772 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का जन्म राधाराम नामक शहर में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता रामाकांत राय थे और इनकी माता तारिणी देवी थी। इनकी माता तारिणी देवी थी। राजा राम मोहन राय बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही राजा राम मोहन राय विद्रोही प्रवृत्ति के थे। विद्रोही प्रवृत्ति के थे। विद्रोही प्रवृत्ति के थे बचपन से ही वे हिंदू समाज में फैली प्रथाओं की आलोचना करना शुरू कर दिए थे। आपको मात्र जब 14-15 वर्ष की उम्र में थे ना, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। लेकिन आज भी मूर्ति पूजा हमारे समाज में प्रचलित है। मूर्ति पूजा प्रचलित ना है तो कल शाम में, परसों शाम में क्या हो रहा था? मूर्ति ना भस रहा था। दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग मां दुर्गा का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। काली पूजा होता है तो मां काली का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। सरस्वती पूजा होता है तो मां सरस्वती का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। गणेश पूजा होता है तो गणेश भगवान का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। अपने घर में मूर्ति लगाकर अगरबत्ती दिखाते हैं। और देखिए, राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय 14-15 वर्ष की अवस्था में लेख के माध्यम से लेख लिखकर और उनका लेख समाचार पत्र में छपने लगा था। लेखन कला के भी धनी थे राजा राम मोहन राय। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे। आईक्यू लेवल उनका अच्छा था। जैसे कुछ बच्चा का नाम आप सुने होंगे, जिसमें एक है कौटिल्य पंडित। उसके विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि नहीं जानते उनके विषय में बहुत ज्यादा। हम सुनने में आया है कि उनको जो है देश राजधानी सब याद है, बहुत कुछ जीएस का याद है। मैक्सिमम चीज जीएस उसको होंठ पे है। कौन कहां है, कौन देश कहां है, ये सब चीज उनके होंठ पे है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों होता? आईक्यू लेवल के कारण। आईक्यू लेवल, और आईक्यू लेवल जो है ना बहुत कुछ पर डिपेंड करता है। आईक्यू लेवल माता पिता के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो कहिएगा कि आप कोई दवाई खा करके आईक्यू लेवल तेज कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने दिमाग का यूज करके, दिमाग का उपयोग करके अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं। या अगर
माता पिता का आईक्यू लेवल अच्छा है, माता पिता दोनों का आईक्यू लेवल अच्छा है, तो संतान का आईक्यू लेवल और भी अच्छा हो जाता है। तो आईक्यू लेवल माता पिता पर भी निर्भर करता है। राजा राम मोहन राय बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे। अरे बचपन से तेज बुद्धि के थे, तब तो 15 वर्ष की अवस्था में लेख लिखने लगे थे पेपर में। पेपर में उनका लेख छपने लगा था और उनके लेख को लोग पढ़ा करता था। यही कारण है कि उन्हें भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। और जब राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किए, तो उनके पिताजी उनको घर से निकाल दिए। राजा राम मोहन राय के पिताजी उनको घर से निकाल दिए। फिर राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के अधीन नौकरी किए। एक अंग्रेज हुआ करता था जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी के यहां दीवान के पद पर राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 ईस्वी तक नौकरी किए। 1803 से 1814 ईस्वी तक नौकरी किए, अंग्रेजों के अधीन नौकरी किए। और अंग्रेजों को भी परखे, जाने, समझे। और जब अंग्रेजों को समझ गए ना, तो नौकरी करना छोड़ दिए। फिर इसके बाद राजा राम मोहन राय करने क्या लगे? अब राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में फैली अन्य कुप्रथाओं, बहुदेववाद की प्रथा का आलोचना करना शुरू किए। बहुदेववाद की प्रथा का आलोचना करना शुरू किए। बहुदेववाद की प्रथा क्या है? एक से अधिक ईश्वर की पूजा जो हम लोग करते हैं वही तो बहुदेववाद है। सरस्वती पूजा में मां सरस्वती को पूजते हैं, दुर्गा पूजा में मां दुर्गा को पूजते हैं, और जरूरत पड़ने पर साईं को भी पूजते हैं, भगवान साईं को भी पूजते हैं। साईं मंदिर है ना जी, देखते हैं कभी कभी कितना भीड़ रहता है। जरूरत पड़ने पर हनुमान जी को पूजते हैं, भगवान भोले को पूजते हैं। यही जो एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना होता है, इसी को बहुदेववाद कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद की भी आलोचना किया करते थे। बहुदेववाद की आलोचना किया करते थे और वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे। मतलब एक ईश्वर की पूजा पर वे बल दिया करते थे। एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। और एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर ही राजा राम मोहन राय ने प्रीस्ट ऑफ जीसस या एकेश्वरवादियों को उपहार या तोहफातुल मुहाब्दीनी कहिए, एकेश्वरवादियों को उपहार कहिए, इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की। एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर। हिंदू धर्म आज भी बहुदेववादी है। आज भी देखिए ना, सब देवी देवता को पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? एकदम से पूजते हैं। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है। इस्लाम धर्म में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होती है। हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता की पूजा होती है। तो जो राजा राम मोहन राय थे, वे मूर्ति पूजा के तो विरोधी थे ही, बहुदेववाद के भी विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, सती प्रथा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर
बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य निकाला। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य निकाला। लोगों को उन्होंने जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया। सती प्रथा की उन्होंने आलोचना की, सती प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक किया कि नहीं, सती प्रथा जायज नहीं है, सती प्रथा गलत है। और फिर उनके जागरूकता अभियान को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत करने को लेकर कानून बनाया। और ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद मत के प्रचार प्रसार को लेकर तोहफातुल मुहाबदीनी या एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना की और आत्मीय सभा की भी स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने एक आत्मीय सभा नामक संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय ने जो आत्मीय सभा नामक संगठन बनाया था, उसका भी उद्देश्य था बहुदेववाद का विरोध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साहित्य सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर निकाला। इसके अलावे सती प्रथा का अंत करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना की और वही ब्रह्म सभा बाद में जाकर कहलाया ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के बैनर तले ही, ब्रह्म समाज के बैनर तले ही, ब्रह्म समाज के बैनर तले ही, ब्रह्म समाज के बैनर तले ही सती प्रथा का अंत करने को लेकर जोर से राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया। और फिर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक कानून बनाकर बंगाल के क्षेत्र से सती प्रथा का अंत कर दिया। फिर बाद के वर्षों में 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और फिर 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत या भारत परिषद अधिनियम के तहत पूरे भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। राजा राम मोहन राय को याद करने का अगर सबसे बड़ा रीजन है तो वह सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत करवाना है। दूसरी बात, राजा राम मोहन राय समझते थे हम कितना भी लोगों को जागरूक कर दे, हम कितना भी लोगों को जागरूक कर दे, लेकिन लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक जागरूकता का कोई मतलब नहीं है। हम कितना भी जागरूकता फैला दें आपके बीच, हम कितना भी आपको मोटिवेट कर दें, लेकिन हम पढ़ेबे नहीं करें। बहुत टीचर तो आजकल मोटिवेटर हो गया है, वो मोटिवेटे करते रहता है, पढ़ाता कम है, हम मोटिवेटे ज्यादा करते रहता है। तो उस मोटिवेशन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। समझ गए? मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। अब अगर 1.5 घंटा का क्लास है तो उसमें, अब 1.5 घंटा का क्लास है तो डेली मोटिवेशन है ना, सप्ताह में 1 बार 2 बार मोटिवेशन हो गया, ठीक है। अब डेली हम आएंगे आपको मोटिवेटे करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाना भी तो है, सिलेबस भी तो है। तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चल सकता है, सिर्फ जागरूकता फैलाने से काम नहीं चल सकता है, बल्कि लोगों को शिक्षित भी करना होगा। यह बात राजा राम मोहन राय भली भांति समझते थे और इसीलिए राजा राम मोहन राय ने विद्यालय स्थापित किया ताकि लोग पढ़ सके, लोग शिक्षित हो सके, लोग सच में जागरूक हो सके, लोग सच में जागरूक हो सके। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से वर्ष 1817 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1817 ईस्वी में किया। और इतना ही नहीं बल्कि
राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1825 ईस्वी में कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया। कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया। कोलकाता में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया। इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का भी गठन किया। यह सब क्यों राजा राम मोहन राय कर रहे थे? लोगों को शिक्षित करने को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर। राजा राम मोहन राय समझते थे हम तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएंगे कि लोग हमेशा जागरूक बना रहे। तो यह सब योगदान है राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में। राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में यह सब योगदान है। इसी कारण तो राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं। अगर योगदान नहीं रहता तो पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब है जी? कोई मतलब नहीं है। तो अब नीचे से लिखिए तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय डैश देकर लिखिएगा। हेडिंग तो मरवा दी है राजा राम मोहन राय, लिखिएगा। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में, बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। इनके पिता रामाकांत राय थे। इनके पिता रामाकांत राय थे और माता तारिणी देवी थी। और माता तारिणी देवी थी। फुल स्टॉप। माता तारिणी देवी थी। आय तरीकी का हुआ। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ आ गया। माता तारिणी देवी थी। फुल स्टॉप। बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में समाचार पत्र में लेख लिखकर मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने बहुदेववाद का भी विरोध किया।
बहुदेव बाद, एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना बहुदेव बाद कहलाता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुदेव बाद का भी विरोध किया, बहुदेव बाद का भी विरोध किया तथा एकेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया। फुल स्टॉप। एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर, एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर एकेश्वरवादी मत को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार एकेश्वरवादियों को उपहार अर्थात तोहफात उल मुहाबदीनी, तोहफात उल मुहाबदीनी अर्थात तोहफातुल मुहाबदीनी नामक साहित्य की रचना किया। 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 फुल स्टॉप। इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने उसी में, इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 ईस्वी में, इसके अलावे राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 ईस्वी में, वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में किया। आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में किया। आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में किया ताकि आत्मीय सभा की स्थापना कोलकाता में किया ताकि एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार किया जा सके, एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार किया जा सके। फुल स्टॉप। राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, राजा राम मोहन राय लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1817 ईस्वी में, वर्ष 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किया।
कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? कोलकाता में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किया? बाद के वर्षों में जाकर राजा राम मोहन राय ने, बाद के वर्षों में जाकर राजा राम मोहन राय ने बाद के वर्षों में जाकर राजा राम मोहन राय ने बाद के वर्षों में जाकर राजा राम मोहन राय ने बाद के वर्षों में जाकर राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1825 ईस्वी में वर्ष 1825 ईस्वी में वर्ष 1825 ईस्वी में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया? कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया? कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप, पैराग्राफ चेंज करके। सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर, सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर हेलो सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में सती प्रथा की आलोचना करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य की रचना की। संवाद कौमुदी नामक साहित्य की रचना की। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साहित्य की रचना की। और वर्ष 1828 ईस्वी में वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा और वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा और वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा और वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक संगठन ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया। यही संगठन बाद में ब्रह्म समाज के रूप में लोकप्रिय हुआ। यही संगठन बाद में ब्रह्म समाज के रूप में लोकप्रिय हुआ। यही संगठन बाद में ब्रह्म समाज के रूप में लोकप्रिय हुआ। यही संगठन बाद में ब्रह्म समाज के रूप में लोकप्रिय हुआ। यही संगठन बाद में ब्रह्म समाज के रूप में लोकप्रिय हुआ। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई, उसी में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी के सती होने से राजा राम मोहन राय
कि सती होने से राजा राम मोहन राय बहुत ही व्यथित हो गए थे, बहुत ही व्यथित हो गए थे। व्यथित ऐसे लिखा जाता, लिख दिए, नया शब्द है। बहुत ही व्यथित हो गए थे, बहुत ही व्यथित हो गए थे। इसीलिए 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 राजा राम मोहन राय ने 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 सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया। फुल स्टॉप। आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया, फुल स्टॉप, आंदोलन चलाया। और उनके आंदोलन के कारण ही और उनके आंदोलन के कारण ही और उनके आंदोलन के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके आंदोलन के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके आंदोलन के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में 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 कानून बनाकर धारा 17 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और संभवतः वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत और संभवतः वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। चलिए एक दो बात बताते हैं। और आज देखिए, नींद जो है ना, नींद प्रॉपर लेना चाहिए। नींद कम से कम 6 से 7 घंटा हर इंसान को लेना चाहिए। जानते हैं, नींद लेना जरूरी है 6 से 7 घंटा। मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा। मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
6 घंटा से कम नींद कभी नहीं लेना है, और 7 घंटा से ज्यादा नींद भी कभी नहीं लेना है। और दूसरी बात, दोपहर में खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट या आधा घंटा का झपकी जरूर लेना है, मतलब आधा घंटा रेस्ट जरूर करना है, आधा घंटा, समझ गए। अब वो आधा घंटा आपका 2 घंटा में बदल जाता है तो उसको सही आप कर सकते हैं। और अगर आप सही से नींद लेके आएंगे ना तो क्लास में आप सोएंगे नहीं। क्लास में अगर आप सोते हैं मतलब आप सही से नींद नहीं लेकर के आए हैं। एक तो रीजन यह है। दूसरा रीजन यह है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरा रीजन यह है कि आपको अपने करियर के प्रति कोई लगाव नहीं है। यही सब रीजन है जिस वजह से आपको क्लास में नींद आता है। तो आपको अपने करियर से लगाव होना चाहिए। 6 से 7 घंटा नींद लेकर आइए और इतना आराम से आसान भाषा में तोड़ कर समझाते हैं। अगर इतना में आपको समझ में नहीं आता है तो हमको नहीं लगता है जीएस आपको कहीं पर समझ में आएगा। जितना अच्छे से हम लोग तोड़ तोड़ करके हर बात समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं नहीं जीएस समझ में आ सकता है। समझ गए? एक बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, जहां तक मेरा अपना मानना है, हम अपने आप को अपने जीवन में सफल नहीं मानते हैं, क्योंकि सफलता का हमारे अनुसार परिभाषा कुछ और है। लेकिन आप लोग हमको सफल मानते हैं, इसलिए आप हमसे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप हमें सफल नहीं मानते तो आप हमसे पढ़ने नहीं आते। तो आप हमें सफल मानते हैं तो हम आपको यह बात कहना चाहते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, उतना मेहनत आप कर जाइए, आप भी सफल हो जाइएगा अपने जीवन में। मेरा क्लास सुबह में 8:30 बजे शुरू होता है। 8 बजे से है, 8:30 बजे शुरू करते। हर बैच 10 बजे से है, 10:30 बजे शुरू करेंगे। 12 बजे से 12:30 बजे से शुरू करेंगे, ये बात है। 5 बजे से 5:30 बजे शुरू करेंगे। 3 बजे से 3:30 बजे शुरू करेंगे, ये बात है। सुबह में 8:30 बजे से मेरा बैच शुरू होता है और रात में 9:30 बजे तक चलता है। रात में 9:30 बजे तक चलता है। बीच में 2 घंटा का गैप है, 12 से 2। तो आप थोड़ा सोचिए, 8:30 से रात में 9:30, मतलब सीधे हो गया 13 घंटा। 13 घंटा में 2 घंटा को घटा दीजिए, 12 से 2, 11 घंटा। जिस रोज आप 11 घंटा मेहनत करने लगे, 11 घंटा कॉपी किताब को देने लगे, उस रोज हम लिख करके दे सकते हैं। आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। हम आपको बोल रहे हैं 11 घंटा में आपका क्लास भी है, सेल्फ स्टडी भी है, दोनों चीज है। 11 घंटा में क्लास और सेल्फ स्टडी दोनों 11 घंटा में अगर आप करने लगे, हम लिख के दे सकते हैं। आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और एक बात और, कुछ चीज और देखिए, हम भी आपसे जो बात शेयर करते हैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर शेयर करते हैं, क्योंकि हमको YouTube देखने का फुर्सत नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देखने का फुर्सत नहीं है, कुछ भी देखने का फुर्सत नहीं है। आपके तरह हमको शॉर्ट्स देखने का फुर्सत नहीं है। हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए, पिछले 1 माह के बीच की घटना है। पिछले 1 माह के भीतर दशहरा का छुट्टी हुआ, दिवाली और छठ का छुट्टी हुआ। देखिए, जब दशहरा का छुट्टी हुआ ना, तो दशहरा के छुट्टी में हम दरोगा बैच में पूरे 10 दिन का शेड्यूल दे दिए कि 10 दिन हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। 10 दिन के लिए रूटीन दे दिए, यानी जब तक के लिए छुट्टी था तब तक के लिए रूटीन दे दिए। जानते हैं वो रूटीन कितना दिन तक चला? 3 से 4 दिन चला। 4 दिन चला लगभग। 10 दिन का रूटीन था, वो 4 दिन चला। 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम चला होगा। 4 दिन चला, बाद में वो रूटीन फॉलो नहीं हुआ। ये दशहरा की बात है। फिर दिवाली में क्या किए? दिवाली और छठ के छुट्टी में दरोगा बैच को डेली बेसिस पर रूटीन दिए। डेली बेसिस पर बोले, आज इतने बजे से क्लास है, ये पढ़ाएंगे, कल इतने बजे से क्लास है, ये पढ़ाएंगे। तो दिवाली वाला रूटीन जो है फॉलो हो गया। मतलब ये दशहरा और दिवाली के छुट्टी की घटना
हमको अपने जीवन में यह सीख दिया है कि रूटीन एक दिन का होना चाहिए। रूटीन 10 दिन, सप्ताह दिन या महीना दिन या 6 महीना का नहीं होना चाहिए। हम जो लिख करके साथ देते हैं, 6 से 8 केमिस्ट्री, 8 से 10 बायोलॉजी, 10 से 12 हिस्ट्री, 12 से 2 मैथ, 2 से 4 रीजनिंग, ये रूटीन आज तक के इतिहास में ना किसी का फॉलो हुआ है ना किसी का फॉलो होगा। मुश्किल से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों घटना हमको सीख दिया है कि जीवन में रूटीन हमेशा एक दिन का बनाइए। तो हम अपने सीख और अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रूटीन फॉलो हो, आप रूटीन फॉलो करें, तो आप रूटीन एक दिन का बनाइए। एक बात ये सीख हम आपको देना चाहते थे। एक पॉकेट डायरी बनाइए, उसमें रूटीन लिखिए, पर डे टारगेट लीजिए। हर दिन एक नया दिन है, हर सुबह एक नई सुबह है। तो इसलिए रूटीन पर डे का होना चाहिए। यह मेरा सलाह है आपको, समझ गए? और अगला सलाह यह है कि डेली बेसिस पर पढ़िए। जितना क्लास में पढ़ाया जाता है सेम डे में रिवीजन कीजिए। जितना क्लास में पढ़ाया जाता है सेम डे में रिवीजन कीजिए। ये सब चीज अपने जीवन में अपनाइए, तभी आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। नहीं तो आप अपने जीवन में बेहतर नहीं कर सकते, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और मूल उद्देश्य है सफलता, समझ गए? तो चलिए, ये समझा बुझा दिए। थोड़ा बहुत समझाना बुझाना भी जरूरी है आपको। जब तक आपको समझाएंगे बुझाएंगे नहीं, तब तक आप लोग क्या बताएं। तो अब जो है हीरो सब पढ़िए, आज जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए, उसको जल्दी से पढ़िए, याद करवाएंगे। पढ़िए, याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिए? पढ़ लिए हीरो साहब? पढ़ लिए? चलिए बताइए तो, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहां से शुरू हुआ? बंगाल से। कहां से? 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? बंगाल से शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? राजा राम। इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय। नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? 22 मई 1772। 22 मई 1700। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? इनके पिता कौन थे? रामाकांत राय। इनके पिता कौन थे?
पिता कौन थे? माता तारिणी देवी, माता तारिणी देवी। इसके बाद आगे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा के समर्थक या विरोधी? बहुदेववाद के समर्थक या विरोधी? विरोधी। एकेश्वरवाद के समर्थक हुआ करते थे। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, तोहफातुल मोहाबदीनी या एकेश्वरवादियों को उपहार नामक साहित्य किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया है। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि कोलकाता में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर संवाद कौमुदी किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई है? 1828। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई है? 1828 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आगे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत 1829 में किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से 1830 और पूरे भारतवर्ष से 1861। पूरे भारतवर्ष से 1861। क्लियर है ये बात? इतना क्लियर ना? चलिए अब सुन लीजिए कि कल जो है आपको शनिवार है, कल शनिवार है, आज शुक्र, हाँ कल शनिवार है, कल शनिवार है, हाँ। तो कल आपका क्लास है, परंतु सिर्फ मैथ और रीजनिंग का क्लास। हो सकता है कल जो है हम दरोगा बैच में रिवीजन क्लास रख रहे हैं सुबह में 6 से 10। तो सुबह में 6 से 10 रखेंगे तो रिवीजन क्लास में हमको लगता है कि उस सेंटर के साथ साथ इस सेंटर पे भी क्लास चले, समझ गए? हो सकता है, अभी पूरा प्लानिंग नहीं किया, अभी प्लानिंग करेंगे अभी। तो इसलिए जो है कल देख लेते हैं, कल का क्लास देख लेते हैं। सुबह में एक तो सोच रहे हैं रात में, फिर रात में सोच रहे हैं लड़की लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए सोचे हैं कि रिवीजन क्लास जो है ना सुबह में 6 से 10 ले लेंगे। ठीक है, सुबह में 6 से 10 हो जाएगा तो लड़की सबको भी हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। सुबह में 6 से 10 अगर हो जाएगा तब तो लड़की को भी दिक्कत नहीं होगा, समझिएगा? सब लड़की भी आ जाएगी क्लासरूम में। और रिवीजन में क्या है कि अगर सामने में रहे ना तो ज़्यादा बेटर है, उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी हमको समझाना नहीं है, हम पूरे सिलेबस को समझा करके ख़त्म कर दिए हैं। नोट हम हाथ में ले करके, नोट सबके पास रहेगा, याद करवाना है। फलना हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ, फेंकना हुआ, मेकना हुआ, समझ गए? तो फेस टू फेस रहने में जो है ना ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम ऑनलाइन रिवीजन करवाएंगे तो हमको नहीं लगता है बहुत फायदा होगा। तो देखते हैं, वही उहापोह की स्थिति में हम अपने हैं, रात में करवाएं कि सुबह में करवाएं, क्या विचार? कब करवाएं? हैं? लड़की हैं रात में क्लास? हाँ, तो लड़की लोग को दिक्कत ना हो जाएगी। ऑनलाइन बहुत सारी लड़की का गार्जियन एलो नहीं ना करेगा, तो ऑनलाइन रहेगा तो महाराज जो है उतना फायदामंद नहीं होगा। फेस टू फेस, अरे आप स्वयं सोचिए ना, गर्लफ्रेंड से मोबाइल पे बात करते हैं, अब फेस टू फेस मिल के बात करते हैं, इफेक्टिव कौन रहता है? मिल करके बात करते, वो इफेक्टिव ज्यादा रहता है, समझे? तो फेस टू फेस ज्यादा ये है, समझे? देखते हैं क्या होता है, सोच लेते हैं, कुछ लोगों से राय भी ले लेते, कुछ विद्यार्थी से, लोग मतलब विद्यार्थी से, कुछ विद्यार्थी से राय भी ले लेते हैं। स्पेशली लड़की, लड़का तो आ जाएगा, लड़का में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम 12 बजे रात को बुलाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मेन है लड़की को दिक्कत, और लड़का लड़की दोनों पढ़ता है तो दोनों को लेकर के ना हमको चलना पड़ेगा, समझिएगा? हैं? आ जाएगी, सब आ जाएगी, हॉस्टल वाला सब। अच्छा, पूछ लेते हैं, बैच में भी पूछ लेंगे, ठीक है? चलिए,
इससे आगे जो है आपका मैथ रीजनिंग का भी क्लास है, और कल के विषय में हम आपको बता, सिर्फ कल के विषय में बोल रहे हैं, क्योंकि कल सुबह में 6 से 10 रिवीजन क्लास रखेंगे बिहार दरोगा वाला का। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी क्लास वहां लेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहां पर भी बैठ करके पढ़े, हो सकता है, ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सुबह में 8 से 10 कल आपका क्लास नहीं है। आपका क्लास कल है लेकिन 10 बजे से है, और 10 बजे से 10 से 12 है, सिर्फ मैथ रीजनिंग का कल क्लास होगा। हाँ साइंस है, लेकिन साइंस होगा नहीं साइंस। कल आपका बिहार एसएससी का क्लास सिर्फ कल भर के लिए बोल रहे हैं ये बात, सिर्फ कल भर के लिए आपका क्लास सिर्फ मैथ रीजनिंग का है, और सुबह में 10 बजे से है, 10 से 12 है। फिर सोमवार से जो है 8:30 से 12, सोमवार से 8:30 से 12 एज इट इज चलेगा। संडे को क्लास बंद रहता है, संडे को क्लास बंद रहता है, संडे को क्लास बंद रहेगा, बंद रहता है, बंद रहेगा, संडे को बंद रहता है, बंद रहेगा, संडे को नहीं, ठीक है। अरे एक दिन कम से कम आप रिवीजन भी तो कीजिएगा महाराज, रिवीजन भी तो जरूरी है, समझे। तो क्लास को लेकर के कान में इंफॉर्मेशन गया, कल क्लास है, लेकिन कितने बजे से? 10 बजे से, और सिर्फ मैथ रीजनिंग का कल क्लास है, ठीक है। आगे मैथ वाले सर आ गए होंगे, तो आप लोग जो है 2-4-5 मिनट वेट कर लीजिए, मैथ रीजनिंग का क्लास आगे कीजिए, समझ गए। चलिए धन्यवाद। होता तो है, वो गूगल फॉर्म में दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए धन्यवाद। अरे जीएस सब परीक्षा में एक के जैसा पूछता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है।